नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और चक्षुदर्शी के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हिंदुस्तान में अभी हल्ला कुछ दूसरे तरह का हो रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे विषय की ओर ले जाना चाहता हूं जो हो सकता है कि आपकी नज़रों से चूक गया हो, ओझल हो गया हो, क्योंकि आजकल लोग ना तो टीवी देखते हैं और ना ही अखबार पढ़ते हैं। लेकिन आज के अखबार में मध्य प्रदेश के जो नौकरशाहों को लेकर एक खबर छपी है, उसने मुझे चौंकाया, तो हो सकता है आपको भी चौंकाए। ये वो अखबार है, दैनिक भास्कर अखबार है। और इस अखबार ने हालांकि कोई बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन नहीं किया है, क्योंकि ये सब आंकड़ों में सरकारी कागजों में दर्ज होता है। लेकिन चूंकि छपा है और छप गया है, तो इसलिए इसकी चर्चा हो रही है कि कर्ज के बोझ से दबे मध्य प्रदेश के जो नौकरशाह हैं, उनकी स्थिति किसी जागीरदार से कम नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में भले ही कोई दल हो, लेकिन उसे चलाने वाले आज जो सिस्टम है वो नौकरशाही की होती है। और नौकरशाही में भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के नौकरशाह, जिनके हाथ में राजस्व होता है, जिनके हाथ में विधि विधान नीति निर्णायक तमाम चीज़ें होती हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या जब लगातार संपन्नता की ओर बढ़ती जा रही हो, तो उससे देख कर के लगता है कि बेचारे जो हमारे पहले देश के गृह मंत्री थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने देश की 500 साढ़े 500 रियासतों को तो एक करके गणराज्य बना दिया। लेकिन जो नौकरशाही इस देश में पैदा हुई, उसने ये नए जागीरदारों की संख्या हजारों में कर दी। इस समय देश में करीबन 5,542 IAS अधिकारी होते हैं। एक लंबी फौज है, ये सारे राज्यों के मैं आपको बता रहा हूँ। अकेले मध्य प्रदेश में 388 IAS जो हैं वो काम कर रहे हैं। पद तो ज़्यादा हैं, 68 से 66 पद अभी रिक्त पड़े हुए हैं। अगर ये पूरे पद भर दिए जाएं तो एक लंबी फौज यहाँ भी है जो 500 के आसपास होती है। अब इसमें भी आप देखें कि जो मध्य प्रदेश के IAS हैं वो कितना कमाते हैं। ये लोग तनख्वाह से अगर कमाएं तो 36, 35, 7, 37 साल की लंबी सेवा के बावजूद भी कुछ लाख रुपए या कुछ करोड़, एक आध करोड़ रुपए ही कमा सकते हैं। क्योंकि इनकी जो न्यूनतम वेतन होती है, जो नया IAS होता है उसको 50, 60, 70 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। और जो वरिष्ठ हो जाता है, वरिष्ठतम हो जाता है, जो मुख्य सचिव के पद तक पहुंच जाता है, उसे बमुश्किल 2.5-3 लाख रुपए महीने की वेतन मिलती है, पगार मिलती है। लेकिन इतनी कम पगार के बावजूद ये सारे के सारे IAS अधिकारी, कुछ को छोड़ दें, कुछ को अपवाद हर जगह होता है, IAS में भी है, IPS में भी है, तो ये अधिकारी करोड़पति कैसे हो गए? इन लोगों के पास अकूत संपत्तियां होती हैं, और इतनी संपत्ति कोई भी IAS अधिकारी शासकीय सेवा में रहते हुए ईमानदारी से तो नहीं कमा सकता। हालांकि इन अधिकारियों ने, जिन अधिकारियों के बारे में मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ सरकारी जो नियम है उसके हिसाब से अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को दिया है। चूंकि सरकार को दिया है, तो इससे ये मानकर चलना चाहिए कि इनके पास जो संपत्ति है वो ईमानदारी से कमाई गई संपत्ति होगी। बहुत से लोग करोड़पति हैं इसमें, जिनका ये कहना है कि उनकी जो संपत्ति है संयुक्त परिवार की, हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति है, इसलिए उसके बारे में कोई उंगली उठा नहीं सकता। मैं भी उंगली उठाने के लिए ये सूचनाएं आप तक नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं ये एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करना चाहता हूं कि हमारा जो सिस्टम है वो लोगों को, खासतौर पर नौकरशाहों को, जिनके हाथ में नीति नियंत्रण के अधिकार होते हैं, वो कैसे लखपति करोड़पति बन जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो मुख्य सचिव हैं, उनकी आपको यकीन नहीं होगा कि केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, बल्कि 3-4 राज्यों में स्थावर संपत्तियां हैं, जमीनें हैं, मकान हैं, फ्लैट हैं। और बहुत से IAS अधिकारी तो ऐसे हैं जो अब या तो सेवा में हैं या सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। वो अपनी इस अकूत संपत्ति से प्रति माह 60 से 70 लाख रुपया कमा लेते हैं। अब ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ये तय करना
मेरे बूते की बात नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो है। अब आप मैं सिलसिले से सुनाता हूँ। मध्य प्रदेश के इन 388 IAS अधिकारियों में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं मनु श्रीवास्तव। इनकी नंबर 1 की संपत्ति है करीबन 19.50 करोड़ की, यानी ये 20 करोड़ के आसपास के आसामी हैं। कलेक्टरों में ऐसे ही एक कलेक्टर हैं हमारे टीकमगढ़ के विवेक श्रोत्री, इनके पास भी नंबर 1 में 7 करोड़ के आसपास की संपत्ति है। अब इसके बाद ये पूरी फहरिस्त है। पूरी फहरिस्त में बहुत से कम लोग हैं जिन्होंने कहा कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, और बाकी बहुत से ऐसे लोग IAS अधिकारी भी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को दिया ही नहीं। अब एक IAS होते हैं विवेक अग्रवाल, मध्य प्रदेश के बड़े वरिष्ठ IAS हैं, आजकल प्रतिनियुक्ति पर हैं, और लंबे अरसे तक मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 2003 में बनी थी और आज भी है, बीच का एक 19 महीने का हिस्सा कांग्रेस का हटा दें तो इस सरकार में के नाक के बाल रहे। और इनके पास आपको जानकर यकीन शायद भरोसा न हो कि 65 एकड़ तो ज़मीन है, 2 मकान हैं, कई फ्लैट हैं, और कहाँ कहाँ है ये अगर आप जानना चाहें तो हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, इन्हें जहाँ पैसा खपाने का अवसर मिला है इन्होंने अपनी संपत्ति बनाई। अब चूंकि इन्हें घोषित की है तो जाहिर है कि संपत्ति 1 नंबर की होगी, लेकिन कैसे हुई क्या हुई ये आप समझ सकते हैं। एक शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश से तो उनका PR देखते थे, उनका जनसंपर्क विभाग देखते थे। उसके जो प्रमुख सचिव थे मनीष सिंह, भोपाल के रहने वाले हैं, उनके पास 120 एकड़ ज़मीन है, टॉकीजें हैं, होटल हैं, लेकिन हैं तो हैं, वो उनका कहना है तो उनका संयुक्त परिवार की संपत्ति, अकेली उनकी कमाई हुई संपत्ति नहीं है। बहुत से लोग हैं, अब किस किस का नाम गिनाऊं आपको। एक वरिष्ठ अधिकारी हैं संजय दुबे, बड़े ईमानदार उनकी छवि है, बड़े सख्त प्रशासक हैं, वो भी इतना पैसा लगा चुके हैं स्थायी संपत्तियों से कि उनके पास 40-45 लाख रुपए महीने की आमदनी हो जाती है। एक और अधिकारी हैं अशोक बर्णवाल साहब, ये भी आप देखेंगे आसानी से 25 लाख रुपए कमा लेते हैं। एक अभी जो मौजूदा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं अनुराग जैन साहब, इनके पास जमीन है, घर है, नोएडा में मकान है, फ्लैट हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। मोहम्मद सुलेमान एक रहे हैं, इसके पहले के CS थे, मुख्य सचिव थे, उनके पास भी जमीन, घर, फ्लैट की कोई कमी नहीं है। और एक IAS अधिकारी अगर 30 साल 32 साल सेवा में रहता है तो ये फ्लैट और घर तो बना ही लेता है, लेकिन वो जमीनें कैसे कबाड़ता है, जमीनों का मालिक कैसे बनता है, ये थोड़ा सा शोध का विषय होना चाहिए। और ये जमीन का प्रेम IAS अधिकारियों को होता क्यों है, जबकि इन्हें तो रिटायरमेंट के बाद भी अच्छी खासी पेंशन मिलती है। एक ACS है हमारे यहाँ विनोद कुमार साहब, उनके पास जमीन है, प्लॉट है, दुकानें हैं, फ्लैट है, एक एक नहीं 4-4 हैं। एक बिल्कुल मुख्य सचिव, भावी मुख्य सचिव है मध्य प्रदेश के डॉक्टर राजेश राजौरा साहब, उनके पास भी 4 एकड़ जमीन है, अहमदाबाद में फ्लैट है, और कितनी संपत्ति है भगवान मालिक करे है, ये तो उन्होंने घोषित की है। ये एक बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, और इनके परिवार में कपड़े सिलने का कारोबार होता था, लेकिन ये प्रतिभाशाली थे, IAS बन गए तो संपत्ति भी कमाई। अकेले राजेश राजौरा, विवेक अग्रवाल या मनीष सिंह की बात नहीं है, यहाँ पर महिलाओं अधिकारी भी हैं, अलका उपाध्याय, उनके पास भी 7-8 करोड़ रुपए की नंबर 1 की संपत्ति है, घर है। दिल्ली में के आनंद निकेतन में बहुत बढ़िया फ्लैट है। आप कहें तो देखें तो अहमदाबाद में नहीं, होशंगाबाद जो मुख्यमंत्री पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ बाबई एक जगह, वहाँ इनके पास बहुत अच्छी ज़मीन है। मनोज गोविल साहब का इस फहरिस्त में नाम है जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का मुजाहरा किया है, सरकार को बताया है। ऐसे ही KC गुप्ता हैं, संजय दुबे हैं, नीरज मंडलोई हैं, अनुपम राजन हैं, संजय गुप्ता हैं, पल्लवी जैन हैं, इनके पास मकानों की, फ्लैटों की, ज़मीनों की कोई कमी नहीं है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया कि उनके पास तो कुछ भी नहीं। ऐसे एक अरुण शमी है, मनीष रस्तोगी हैं, सचिन सिन्हा हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने तो कुछ कमाई ही नहीं, कोई संपत्ति बनाई नहीं। तो ये ईमानदार लोग होंगे, वरना तो सरकारी नौकरी में आते से ही आजकल तो बैंक फाइनेंस देती है, आप चाहे जितनी संपत्ति बना सकते हैं, कमा सकते हैं और पूंजी निवेश कर सकते हैं। और तो और एक बहुत ही प्रतिभाशाली आईएएस अधिकारी हैं तो आंध्र प्रदेश के रहने वाले पी नरहरि साहब। इन्होंने मध्य प्रदेश में तो अपना पैसा नहीं लगाया, लेकिन अपने गृह राज्य तेलंगाना में खूब संपत्ति बनाई, नोएडा में फ्लैट खरीदे। और इस हिसाब से आप देखें तो एक लंबी फहरिस्त है जिन लोगों के पास संपत्ति की कमी नहीं है। इस फहरिस्त में डीपी आहूजा हैं, नीतीश कुमार हैं, फैज अहमद किदवई हैं, संजीव झा हैं, अमित राठौर हैं, राघवेंद्र सिंह हैं, सुखबीर सिंह हैं, गुलशन भामरा साहब हैं। इनकी तो भामरा साहब की तो संपत्ति कश्मीर तक में है। आप देखिए आकाश त्रिपाठी हैं, आकाश त्रिपाठी बहुत ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं, लेकिन इनकी संपत्ति बहुत सीमित है। इन्होंने घोषणा की है कि इनके ऊपर कोई शक की सुई टिकती नहीं है। निकुंज श्रीवास्तव है, आजकल विदेश में है। पवन शर्मा है, शोभित जैन हैं, विवेक पोरवाल हैं, इनकी सोनकक्ष और रेहटी में बहुत ज़मीन है, भोपाल में भी ज़मीन है। संजीव यादव हैं, इनकी गोहरगंज में बहुत ज़मीन है। नवनीत कोठारी ने कहा कि उनके पास कुछ नहीं है, ये हमारे ग्वालियर के रहने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप देखें कि मध्य प्रदेश में जो आईएएस अधिकारी हैं उनके लिए ये स्वर्ग है कमाने के लिए। और इसका उदाहरण है, पूर्व में आपने देखा हो, हालांकि वो दिवंगत हो गए हैं, उनका नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, अरविंद जोशी, उनके घर से 300 करोड़ रुपया नगद मिला था एक ज़माने में, तो वो भी संपत्ति तो बनाई थी। एक इकबाल सिंह बैस का नाम लिया जाता है, उन्होंने भी बड़ी संपत्ति बनाई थी। लेकिन किसी के खिलाफ पिछले 2 दशक में ना कोई ईडी की कार्रवाई हुई, ना कोई आपके सीबीआई की कार्रवाई हुई। सब आराम से कमाते खाते और निवेश करते रहे। और ये सिलसिला आज भी जारी है। आज भी जो अधिकारी जिस शहर में कलेक्टर रह ले, वो अधिकारी उस शहर में अपनी संपत्ति बना लेता है, चाहे वो फ्लैट के रूप में बनाए, चाहे वो ज़मीन के रूप में बनाए, और जब जाता है तो उसको बेच जाता है, नगद पैसा खड़ा कर लेता है। तो इसमें सभी तरह के आईएएस अधिकारी शामिल हैं, प्रमोटिव भी और सीधे भर्ती के आईएएस अधिकारी भी। इस बारे में चूँकि सरकार कुछ कर नहीं सकती, इसलिए ये जो सिलसिला है तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। आप देखेंगे कि अधिकांश जो आईएएस अधिकारी हैं उन्होंने भोपाल को ही अपना केंद्र बनाया। रिटायरमेंट के बाद भोपाल से अच्छी जगह किसी आईएएस अधिकारी को लगती नहीं। अपवाद स्वरूप लोग हैं जो अपने गृह राज्य में चले गए हों या अपने गृह जिले में चले गए हों, लेकिन एक बार जो भोपाल आया उसने भोपाल में अपने रहने का ठिकाना बना लिया, फार्म हाउस बना लिया, खेती बना ली। खेती करे या ना करे, लेकिन खेती उनके पास होती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में क्या स्थिति होगी, जबकि मध्य प्रदेश तो एक बीमार राज्य है, हर क्षेत्र तरह से बीमार है, औद्योगिक दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी। मध्य प्रदेश की सरकार को हर पखवाड़े सरकार केंद्र से या दूसरी एजेंसियों से 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपया कर्ज लेना पड़ता है, तब वो जाकर के अपने कर्मचारियों का वेतन बांट पाती है। यही स्थिति आप इससे ये एक उदाहरण हो सकता है कि पूरे देश में आईएएस अधिकारी किस तरह से नव सामंतवाद का प्रतीक बन रहे हैं। वो छोटे छोटे जागीरदार है, किसी की जागीरदारी 10 पैसे की है, किसी की 25 पैसे की है, कोई 8 आने का है, कोई पूरे 1 रुपये का जागीरदार है। यानी इनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान के 5-6 हज़ार आईएएस अधिकारियों की अगर सारी संपत्ति सरकार इकट्ठी कर ले तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर जितना कर्ज का बोझ है वो एक आधा तो कम हो ही जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने जितना पैसा कमाया है वो उतना बहुत से नेता भी नहीं कमा पाते। हालांकि नेताओं की कमाई आईएएस अधिकारियों से ज़्यादा होती है,
क्योंकि वो सीधे सीधे सत्ता प्रतिष्ठान होते हैं, लेकिन नेताओं को चलाता कौन है? यही IAS अधिकारी, यही नीतियां बनवाते हैं, यही योजनाएं बनवाते हैं। जितने भी आप ये फ्री बीज के कार्यक्रम देख रहे हैं जनता को लुभाने के लिए, उनका वोट चुराने के लिए, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे मुफ्त आवास योजना हो, चाहे मुफ्त का अन्न योजना हो, ये सब नेताओं के दिमाग की उपज नहीं है। ये सारी खुराफातें IAS अधिकारी के दिमाग में आती हैं, और ये खुराफातें इसलिए आती हैं क्योंकि ये जब खुराफात करते हैं, योजना बनाते हैं, तो उसमें पैसा लगता है सरकार का, और जब पैसा लगता है तो इनका पैसा भी बनता है, ईमानदारी का बनता है। कमीशन ईमानदारी की चीज़ है। ये भ्रष्टाचार ना भी करें, ना भी किसी से एक पैसा लें, तो इनका जो नियमानुसार कमीशन जिसको आप कहते हैं, वो इतना होता है कि ये आसानी से जागीरदार बन जाते हैं। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इन जागीरदारों पर कोई नियंत्रण, कोई किसी भी दल की सरकार नहीं कर पाती है। उसके निशाने पर, सरकार के निशाने पर तो दूसरी तरह के ही लोग होते हैं। ED CBI या दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, IAS अधिकारी के लिए नहीं, क्योंकि बहुमत इनका है, और बहुमत जिनका होता है वो ताकतवर होते हैं। तो आप कभी अगर अपने प्रदेश के, अपने आसपास के IAS अधिकारी की संपत्ति के बारे में, ईमानदारी से कमाई की संपत्ति के बारे में जानना चाहें, तो सरकारी वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर ये जानकारी उपलब्ध है। नंबर 2 में कितनी क्या संपत्ति है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये बताना एक तो श्रमसाध्य कार्य है, खतरे का भी कार्य है, और अभी इसके बताने के लिए मेरे पास संसाधन भी नहीं है। तो देखिए, आप इसका आनंद लीजिए। अगर आसपास आपको आपका अखबार मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो उसकी वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए, और नहीं तो हम तो हाजिर हैं। तो देखिए, सुनिए और समझिए, और फिर मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस परिवार को बढ़ाइए। सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो हमारी भी ताकत बढ़ेगी। शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और देखिए, मैं सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए कोई दूसरे हथकंडे अपनाने की का न पक्षधर हूँ, ना मैं ये करूँगा। इसलिए मेरी ताकत तो आप ही लोग हैं। आज 250 हैं, कल मुझे उम्मीद है 2500 होंगे, परसों हो सकता है अब 2.5 लाख हो। तो मैं संख्या पर नहीं जाता, मैं तो इस बात पर जाता हूँ कि जो लोग मेरे इस चक्षुदर्शी के साथ जुड़े हैं, वो ईमानदारी से जुड़े हैं, वो पसंद करते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो कुछ न कुछ तो उनके मन की बात है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।